Hello guys, and welcome to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of the series called Superset Sociology. And we were on the topic, basically, it is the meaning and scope of sociology. We have already done up till emergence. हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप, एंड देन इमरजेंस देखा हमने सोशियोलॉजी का किस तरीके से होता है. अभी भी हमारी यूनिट वही चल रही है जो पहली यूनिट थी, जो है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. मैं पर्टिकुलरली इस यूनिट पे इसलिए इतना ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा कि सोशियोलॉजी है क्या, और आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सोशियोलॉजी मैंने क्यों चूज़ किया और क्यों पढ़ रहा हूँ मैं. इसलिए मुझे इस पे इतना टाइम और एफर्ट देना पड़ रहा है. और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत एफर्ट है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स या आपने कोई भी मटेरियल भी देखा होगा तो ये वाला जो यूनिट है बहुत ही छोटा रहता है. तुरंत जल्दी जल्दी समझा देते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अलग क्यों है, कॉमन सेंस क्या होता है, ऑल आधे आधे पेज में, एक एक पेज में हो जाता है. ऑल्दो हमारे नोट्स छोटे ही हैं, मैं नोट्स बहुत बड़े नहीं दे रहा हूँ आपको, पर समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके, आप अप्रिशिएट कर सके कि नुआंस क्या है सोशियोलॉजी का. ऑलराइट, तो इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं इतने एग्जांपल्स, थिंकर्स अभी से ही इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ताकि आप बाद में ओवरवेलम ना हो जाए, आपको इस चीज़ के बारे में पता रहे कि क्या चल रहा है, और उस पे उसी यानी पर्टिकुलर आपको एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव जो है समझ में आता रहे. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. बिफोर दिस, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप नए हैं, और अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो याद रखिए आप कि आपको फीडबैक देना है. ठीक है, फीडबैक दे के जाइएगा. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आप ये सीरीज कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे तभी पता चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं जब आप एक फीडबैक देंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तारीफ करिए मेरी. कुछ भी गलत लगता है आपको, कोई भी आपके मन में डाउट आता है, कोई भी आपके मन में सवाल आता है, कुछ भी इशू होता है, मेंस को लेके, प्रीलिम्स को लेके, जो भी आपको लगता है, किसी और सब्जेक्ट को लेके भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे. आई विल 100% जेन्युइनली ट्राई टू गिव यू ए बेस्ट आंसर, ताकि आपका जो संशय है, जो भी आपका इशू है, समस्या है, उसका निवारण हो सके. ऑलराइट, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा. फीडबैक इज वेरी नेसेसरी. लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप सब्सक्राइब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, और आपके मन में भी अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में जरूर मुझे बताइए. ठीक है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे. इसका कोड है P1U1T4. ओके, और इस टॉपिक में बेसिकली जो हम स्कोप की बात करेंगे, स्कोप में हम बात करेंगे इन 6 चीजों की. 6 लेक्चर आएंगे इसके अंदर. ठीक है, स्कोप होता क्या है ये बात करेंगे हम, कि स्कोप है क्या सोशियोलॉजी का. दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि किस किस जगहों पे सोशियोलॉजी अप्लाई हो सकती है, और किस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट ने इसको डिवाइड किया आगे जाके, कि हम क्या देखेंगे सोशियोलॉजी के थ्रू. क्या हम पर्सनल इंटरेक्शन देखेंगे, या जैसे कि जैसे मान लीजिए आप और आपकी बहन लड़ रहे हैं. ठीक है, आप या आपका भाई लड़ रहा है और आपकी मम्मी या पापा कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये लोग की लड़ाई क्यों हो रही है, क्या कारण होंगे, वगैरह वगैरह. क्या आप ये इतने पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे जाके बात करेंगे सोशियोलॉजी, या आप ऐसे बात करेंगे एक आदमी जैसे कि कोई कोर्ट में केस लड़ रहा है किसी कारण की वजह से, जैसे PIL वगैरह फाइल करिए तो वो क्यों लड़ रहा है केस. एक इंसान जो है वो अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है. या आप इतने बड़े लेवल पे, एक ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे. तो जो छोटा वाला लेवल है, जो नैरो लेवल है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल, या फिर आपका माइक्रो लेवल. ठीक है, फॉर्मल या माइक्रो स्कूल बोला जाता है उसको. और जो दूसरा है आपका, जो आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, जिसमें आप सोसाइटी एज अ होल नोटिस करते हैं, वो आपका होता है सिंथेटिक स्कूल. दोनों के थिंकर्स अलग है, दोनों का सोशियोलॉजी को और सोसाइटी को अप्रोच करने का तरीका अलग है, तो हम ये चीजें भी नोटिस करेंगे. इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का, वो इवॉल्व किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ये एक नेसेंट स्टेज से, जहां से ये आइडियाज इमर्ज होना चालू हुए कि सोशियोलॉजी को हमें इस तरीके से देखना है, ये नई नई चीज अपने अंदर ऐड करता चला गया, कि हम इसे भी देख सकते हैं, हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, हम इस चीज को भी देख सकते हैं. ये वाली चीजें आएंगी उस टॉपिक में. और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि कंटेम्प्रेरी स्कोप क्या है, आज के टाइम में जो चीजें हो रही हैं समाज में, वो हमारे समाज को किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं. जैसे कि टेररिज्म हो गया, जैसे कि AI हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया आपका, फिर आपका पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको जो कल्चर है जो नया डेवलप होता जा रहा है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे. ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी. ये वाला टॉपिक पे हम पढ़ेंगे. इसका लेक्चर नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे 1141, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो कंसर्न्स क्या है सोशियोलॉजी के, हम ये नोटिस बात करेंगे यहाँ पे कि
जो आपका सोशियोलॉजी है बेसिकली वो किन किन चीजों के बारे में बात करता है। सोशियोलॉजी बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करता है। सोशियोलॉजी ये सोचता है कि उसका जो स्कोप है, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसकी एक बाउंड्री है, वो इन 3 चीजों पे अप्लाई होनी चाहिए और इन 3 चीजों के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए। क्या-क्या है वो चीज़? पहली चीज़ है इसमें से ओरिजिन। समाज का ओरिजिन किस तरीके से हुआ? समाज का डेवलपमेंट जहाँ से शुरू होता है, जैसे हमने देखा कि हम ट्राइबल्स थे, ठीक है? हम पहले तो हम होमो सेपियंस होने के पहले भी हम लोग कुछ थे। वहाँ से हमारा इवोल्यूशन होता है, धीरे-धीरे समाज साथ में जुड़ना चालू करता है, हम बहुत सारे कल्चर्स देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं उनका। अलग-अलग चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होती है, नए रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो सब उससे हमारे समाज में जो है डेवलपमेंट होता है। वहाँ से हम उसका ओरिजिन देखेंगे कि समाज का जो हमारे जैसे मान लीजिए भारतीय समाज आज के टाइम पे इसका ये ओरिजिन क्या है? हमारे यहाँ जातिवाद क्यों है? हमारे यहाँ धर्म का इतना इश्यूज़ क्यों है? ठीक है? अमीरी-गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है? तो हम ये सोसाइटी में जो ओरिजिन है उसके बारे में बात करें। दूसरा पॉइंट जो रहेगा, जो स्कोप में आता है, वो है परसिस्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाज जो है वो उस तरीके से क्यों है? अभी तो हमने देखा पहले में ओरिजिन के यहाँ से यहाँ तक आया कैसे? दूसरे में हम देखेंगे जो अभी है, जो चल रहा है, जो इस समाज को स्टेबल रखता है, वो चीज़ें क्या है? समाज टिका हुआ किन बातों पे समाज टिका हुआ है? कौन-सी चीज़ें हैं जो इसे पकड़ के रखती हैं कि ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ से बदलेगा नहीं? ये परसिस्टेंस हो गया। हम सोशल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा हमारा पॉइंट है, हम बात करेंगे कि समाज में जो बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव किस तरीके से आते हैं, जो कि होते हैं सोशल चेंज। कोई हर चीज़, हर नई पॉलिसी, हर नया कल्चर का जो इन्फ्लुएंस होता है समाज के ऊपर, वो उसमें कुछ बदलाव लाता है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या-क्या एग्जांपल्स हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह समाज जो है, समाज में जो बदलाव है, वो 2 काम कर सकता है। या तो समाज को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखता है, या उसे खत्म करने की काबिलियत रखता है। पर एक काबिलियत और है जो कि है समाज को स्टेबल रखने की काबिलियत। समाज जैसा है वैसा भी क्या रखा जा सकता है? अगर हम बदलाव ला भी रहे हैं धीरे-धीरे करके, तो क्या समाज वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी है? या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हो जाएँगे? वैसे चेंजेस तो नहीं आ जाएँगे जैसे यूरोप में आए थे जब मॉडर्निटी हिट करी थी यूरोप। हम वो चीज़ें भी देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि देखिए मैंने बात करी, हमने पिछले यूनिट टॉपिक में बात करी थी कि इंटेलेक्चुअल इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो आए समाज में, उसकी वजह से मॉडर्निटी आई यूरोपियन समाज में, ठीक है। और ये मॉडर्निटी के आने की वजह से जो बदलाव धीरे धीरे आने चाहिए थे वो अचानक से आ गए, बहुत तेजी से। माइग्रेशन, फैमिली इश्यूज, सैनिटेशन इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम बहुत तेजी से बढ़ने लगा यूरोप में। और इसे जज करने के लिए इमरजेंस होता है सोशियोलॉजी का कि हम इसे मेजर कैसे करें और हम इससे समाज को बचाए कैसे। एमिल दरखाइम ने बोला था कि भाई हमें ये देखना है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें सोशियोलॉजी की जरूरत है टू जज और टू डिस्टिंग्विश कि भाई कौन सी चीजें हैं जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में काम आती हैं। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम समाज में घट क्या रहा है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि भाई जो समाज है वो स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा या फिर केओस में चला जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए हम ये सारी चीजें नोटिस करते हैं और हम इसे पढ़ते भी हैं सोशियोलॉजी को इसी कारण से। तो सोशियोलॉजी जो है बेसिकली जो इसका स्कोप है वो एक्चुअली यही है कि ये हमें ये बताना है कि जो आपके समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो, और समाज का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो, और किन मेथड्स के थ्रू, क्या क्या मेथड्स लगती हैं वो बदलाव को समझने में, इसकी जो पढ़ाई है इसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये जो स्कोप आएगा सोशियोलॉजी का, जो ये रहेगा कि भाई हमको एक्चुअली में सोशियोलॉजी में पढ़ना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू स्टडी इन सोसाइटी। सोसाइटी में हम जिस भी चीज की तरफ देखेंगे, धर्म, शादियां, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब का सब पूरा सोशियोलॉजी के स्कोप के अंडर आता है। तो ये इसका सिस्टम है। मीनिंग क्या है स्कोप का, ये जो मैंने अभी बताया वही मीनिंग है इसका। पर इसमें हम थोड़ा ये डेफिनेशन में थोड़ा डीप में जाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जिसके स्टडी से हम डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। आप सबसे पहली चीज जो आती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज
आप रिलीजन के बारे में बात करें तो रिलीजन आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, ठीक है, रिलीजन मान लीजिए। दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं, अगर कि जो सब्जेक्ट मैटर है ये रिलीजन, अब इसमें हम किस पॉइंट तक जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का समाज के साथ क्या रिलेशन है, कि हम पूजा पाठ की भी बात कर रहे हैं उसमें, कि हम बोल रहे हैं कि मान्यताओं की बात कर रहे हैं कि भगवान ने तो इनकी बात सुन ली मेरी नहीं सुनी, ये सब बात कर रहे हैं। अगर हम ये सब बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट चला जाएगा थियोलॉजी की तरफ, कि जो किताबें हैं वो ये कहती हैं धर्म की, पर हमें ये नहीं जानना है, वो थियोलॉजी अलग सब्जेक्ट हो गया। हमें ये जानना है कि जो धर्म है एज अ सब्जेक्ट मैटर्स, ये एज अ सब टॉपिक, धर्म एक इंसान की जीवन पे, उसके परिवार पे, अ, उसके शहर में, उसके देश में, या उसके आपस में दूसरे इंसान के साथ जो रिश्ते हैं, दूसरे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ते हैं, उनके साथ किस तरीके से रिलेट करता है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है और क्या बदलाव लाता है उनके जीवन में, हमें ये बात करनी है। जब हम ये बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये आपके सोशियोलॉजी की बाउंड्री है, ये आपके सब्जेक्ट की बाउंड्री है, हमको रिलीजन इस कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि इसका इम्पैक्ट इंसानों पे और उनके समाज पे क्या पड़ रहा है। हमें ये नहीं जानना कि किताब के अंदर क्या लिखा है, हमें ये नहीं जानना कि क्या भगवान मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता, ठीक है। दूसरी बात, जो ये बाउंड्री है उसकी, वही उसका एक्सटेंड भी डिफाइन करती है कि ये हम इसी सीमा तक जा सकते हैं, आगे हम इसके आगे नहीं जा सकते, इसके आगे हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर हम ये सोचने लगे कि भगवान का ये तात्पर्य था ये करने से पहले, ठीक है, तो तात्पर्य में अगर आप चले गए तो आप फिलॉसफी में आ गए। अब आप गढ़ रहे हैं चीजों को, मेटाफिजिक्स की तरफ चले गए, ये आपको दिखेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं, आपके दिमाग में बात चल रही है और आप इसे गढ़ रहे हैं कि हो सकता है भगवान ये सोच रहे होंगे इसलिए उन्होंने ये कहा, ये करने के लिए बोला, ये आप फिलॉसफी में चले गए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि किताब में ये लिखा है तो आप थियोलॉजी में चले गए। तो आपको अपना एक्सटेंड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आप एक सब्जेक्ट मैटर और उसका एक्सटेंट या बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं, यहां से शुरुआत होती है एक सब्जेक्ट को सोशियोलॉजिकली समझने की। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको ये डिफाइन करना है कि मेरी लिमिट्स क्या है सोशियोलॉजी में, हम मैं क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकता हूँ किसी चीज के बारे में जानने में। अगर डिवोर्स के बारे में मुझे जानना है समाज में, तो मुझे एक पर्टिकुलर रोड मैप बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बोलूंगा कि देखिए भाई साहब, मैं चाहता हूँ मैं डिवोर्स के बारे में जानूँ, मैं एक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मुझे लगभग 100 महिलाओं की ज़रूरत है, जो कि जिनका आयु वर्ग हो मान लीजिए 25 साल से लेके 60 साल के बीच में, ये आयु वर्ग होना चाहिए उसमें, एज ग्रुप ये होगा इसका, ये या तो जॉब कर रही होंगी या घर पे बैठी या आपके हाउस वाइफ होंगी। इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि 50% मान लीजिए जॉब कर रही है, 50% हाउस वाइफ। फिर मैं उन लोगों को या तो एक क्वेश्चन दूंगा या एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लूंगा उनसे, उनको बोलूंगा आप आंसर लिखिए, या मैं पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू लूंगा उनके, जिसमें मैं, ये हो सकता है कि मैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जिसमें मैं शायद कुछ भी बात कर रहा हूँ उनसे रैंडमली, या एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जिसमें मेरे पास पर्टिकुलर कुछ 5 क्वेश्चन है, मैं वो 5 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपका वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो जो तरीका है कि जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं सोशियोलॉजी के सवाल लोगों से, जो आप सर्वे कर रहे हैं, वो भी स्कोप के अंडर आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचर टेल्स अस व्हाट सोशियोलॉजी इज एंड स्कोप टेल्स अस व्हाट सोशियोलॉजी स्टडीज। हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये बताता है हमें स्कोप सोशियोलॉजी का। ओके, ये भी वही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, कि सोशियोलॉजी सिर्फ इस बात से कंसर्न नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सिर्फ व्हाट से कंसर्न नहीं है, ये हाउ से भी कंसर्न है। सब्जेक्ट मैटर तो आपका हो गया व्हाट, लेकिन आप किस तरीके से उसे अप्रोच करते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन सोशियोलॉजी की इस कंटेक्स्ट में, कि हम स्कोप के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। स्कोप के कंटेक्स्ट में जो हम डेफिनेशन बोलेंगे सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी क्या क्या चीजें स्टडी करता है हम ये बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी स्कोप के कंटेक्स्ट में 5 चीजें स्टडी करता है। ऑलराइट, ये 5 चीजें क्या क्या है? तो पहली चीज है इसमें आपकी सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ रवैया, एक आदमी का एक ग्रुप के साथ रवैया, या एक इंस्टीट्यूशन के साथ रवैया क्या है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से बात करता है, जो उसकी भाषा है वो भी सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो उसका जेंडर है वो भी एक सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो किस तरीके से अप्रोच करता है चीज़ों को, पेट्रियार्कल या मेट्रियार्कल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करता है, पावर एंड अथॉरिटी इम्पोज करता है, या वो डोसाइल रहता है, ये आ जाएगा उसमें।
तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती है, एक पति का एक पत्नी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक टीचर का एक बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक बच्चे का उसके माता पिता के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये वाली बातें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा आपका रिलेशनशिप्स के बाद, वो आएगा ग्रुप्स, सोशल ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, जो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, एनजीओज हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। ठीक है, अगर आप एक धर्म सभा में जा रहे हो तो वो हो गया, अगर आप एक मीटिंग में बैठे हैं ऑफिस में अपने कॉर्पोरेट में, वो एक ग्रुप है। वहाँ पे गेम्स चलते हैं पावर डायनामिक्स के और अथॉरिटी के, और आप वो अपनी पॉलिटिक्स प्रूव करनी पड़ती है, आपको अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ता है, तो वो एक कॉन्स्ट्रक्ट हो गया आपका सोशोलॉजिकल। हम दूसरी बात करेंगे ग्रुप्स की। तीसरी बात हम करेंगे इंस्टीट्यूशंस की। सामाजिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है आपका, वो बना होता है इंस्टीट्यूशन से। किस तरीके से? हॉस्पिटल्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, गवर्नमेंट, रिलीजन, ठीक है, फिर आपकी फैमिली, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन। उस तो ये सारी चीजें एक ढांचा बनाती है जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस वो चीजें होती हैं जो आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं कि आप पर्टिकुलर वे में काम करिए, वो होती हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। हम आगे भी डेफिनेशन देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन की, पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिर आपका चौथा पॉइंट आएगा कि जो प्रोसेसेस है, सोशल प्रोसेस बोलते हैं हम जिन्हें, वो क्या क्या है, कैसे हम एक जगह से सोसाइटी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे कि सोशल प्रोसेस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैरिज इज अ सोशल प्रोसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन भी है मैरिज आपका, सोशल एक ग्रुप भी बनाता है, उसके बाद एक रिलेशनशिप भी है, और एक आपका सोशल प्रोसेस भी है शादी करना। फिर आपका एक होता है फैमिली, फैमिली, रेजिंग अ फैमिली इज अ सोशल प्रोसेस। फिर अगर आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, कि भाई सोशलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन से बच्चा कुछ सीख रहा है, आपका लेबर जो आपका वर्क फोर्स है उसका हिस्सा बनेगा बच्चा आगे जाके, वो उसको समाज में किस तरह रहना है, सोशलाइजेशन किस तरह से करना है, वो सिखाया जाता है। वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शंस, ये आपका सोशल प्रोसेस है। इससे आपका जो स्टेट है उसके जो पॉलिटी है वो चेंज हो जाती है इलेक्शन प्रोसेस से। राइट विंग, लेफ्ट विंग, किस तरीके से आप वोट डालते हैं, उससे काफ़ी कुछ चेंज आता है समाज में, वो देखना है हमें। तीसरा जो अब जो हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा वो हम देखेंगे ह्यूमन सोशल बिहेवियर। ठीक है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या रिश्ता है, हम इसकी बात करेंगे। सोशल रिलेशनशिप इज डिफरेंट, सोशल ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज डिफरेंट। रिलेशनशिप में आप एक बंद कमरे में भी अगर बैठे हैं तो आप रिलेशनशिप निभा सकते हैं। सोशल बिहेवियर के लिए आपको सामने एक आदमी चाहिए या सामने ग्रुप चाहिए, झुंड चाहिए। सोशल रिलेशनशिप, मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है, मान लीजिए वो घर में बहुत बात करता है लेकिन स्कूल में वो बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है? एक जो बहुत गुंडा बनता है अपनी कॉलोनी के अंदर एक आदमी, वो जा पुलिस के सामने यस सर क्यों करने लगता है? ये ह्यूमन सोशल बिहेवियर हो गया। अलग अलग जगह के अलग अलग कंटेक्स्ट में आदमी अलग अलग हरकतें करता है, अलग अलग तरीके से बात करता है, अलग अलग चीज़ों को अप्रोच करता है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अगर मेरी मम्मी से बात कर रहा हूँ तो मैं मराठी में बात करूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैं मराठी में बात करूंगा मम्मी से। सेम मैं मेरे दोस्त से बात करूंगा, क्योंकि वो हिंदी बोलता है तो मैं उससे हिंदी में बात करूंगा। सपोज अ फॉरेनर कम्स एंड दे ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी, और वो कुछ बोलेंगे तो उनके साथ बात करने का मेरा पहला तरीका होगा, डू यू नो इंग्लिश? बिकॉज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश देन वी कैन कन्वर्स, अदरवाइज वी कांट। क्योंकि ना उसे मराठी आती होगी ना हिंदी आती होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, पर क्या उसे इंग्लिश भी आती है जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है? पर अगर वो बोलेगा नहीं, आई डोंट इवन नो ग्लोबल लैंग्वेज, देन वी कैन कम्युनिकेट विद आवर हैंड्स। दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर, राइट? तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 चीजें हैं, ये मिला के आपका सिस्टम जो है, डेफिनेशन जो सोशियोलॉजी की ये बनाती है फ्रॉम द परव्यू ऑफ स्कोप, जो कि आपका रहेगा सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप्स, आपका फिर रहेगा सोशल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन सोशल बिहेवियर। ये सारी चीजें यहाँ डिफाइन कर। ऑगस्ट कॉम्ट आपको बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये स्टडी है पॉजिटिविज्म के, साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, और पॉजिटिविज्म का लेंस लगा के हमें देखना पड़ता है। हम उसी तरीके से सोशियोलॉजी देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं सोशियोलॉजी में, जैसे कि हम नेचुरल साइंस देखते हैं। तो ये ऑगस्ट कॉम्ट कहता है, ये बात हमें पता ही है। एक हम यहाँ पे ऑथर देख लेते हैं, एक थिंकर देख लेते हैं, एलेक्स इंकल्स करके। ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर है इस कंटेक्स्ट में, स्कोप के, तो ये आपको अगर आएगा कभी क्वेश्चन तो मेंशन करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई सिस्टमैटिक स्टडी करोगे अगर आप सोशल सिस्टम की, कि किस तरह से समाज का जो ढांचा है वो काम करता है, समाज की जो मोटरसाइकिल है वो किस तरह चलती है, और ह्यूमन इंटरेक्शन की, जो उसमें तेल डल रहा है वो किस तरीके से आउटपुट दे रहा है। अब गाड़ी तो तुम्हारे पास एक है,
पर तेल तुम अलग अलग कंपनी के पेट्रोल डाल सकते हो, तुम E20 डाल लो, E5 डाल लो, XP100 डाल लो, तुम नायरा का डाल लो, कि BPCL का डाल लो, तो तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको पेट्रोल पंप दे जाए। तो एक चीज है वो आपकी स्टैटिक है और एक चीज है आपकी डायनामिक। जो आपका सोशल सिस्टम है ये एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि आपकी बाइक हो गई, और उसमें एक छोटी सी चीज है आपका ह्यूमन इंटरेक्शन, जो कि पेट्रोल जैसा काम करता है। ये जो है ह्यूमन इंटरेक्शन, ये फ्यूल करता है सोशल सिस्टम्स को। आप आपस में किस तरीके से और आप एक ग्रुप में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, यही चीज जस्टिफाई करती है कि सोशल सिस्टम सक्सेसफुल है, स्टेबल है या नहीं है। अगर मैं एक तलवार लेके जाऊं समाज में बाहर जाके और मैं चलाने लगूं जोर जोर से, वो मरने लगे लोग, तो मैं एक डेविएंट हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता, मैं सोशल सिस्टम को तोड़ रहा हूँ। वहीं पे एक सज्जन आदमी जो प्रसाद बांटता हुआ जा रहा है, तो वो अच्छा चल रहा है, सोशल सिस्टम इज गुड। ये यहाँ पे हम इसकी भी, जब हम इसको भी नोटिस करते हैं, इसको भी पढ़ते हैं सिस्टमैटिकली, तो उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। एलेक्स इंकल्स ये कहते हैं, ठीक है। कंसर्न्स क्या है सोशियोलॉजी के, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है, अब हम उस पे आते हैं। जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि तीन चीजों की बात करेंगे हम यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ सोसाइटी पहली चीज, दूसरी चीज रहेगी आपकी परसिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, कि समाज टिका हुआ क्यों है, सोशल स्टेबिलिटी कैसे आ रही है समाज में। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि जो तीसरी चीज हम देखेंगे वो रहेगी आपकी कि आपके समाज में बदलाव किस तरीके से आ रहे हैं, जो सोशल चेंज है क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या, या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या वो आपकी जो इश्यूज हैं समाज में ऑलरेडी जो चल रहे हैं उनको और एग्रीवेट करते हैं या उन्हें कम करते हैं, वो ये भी चीज देखेंगे हम ये चीज देखेंगे। और इसमें हाँ, तो हम ये तीन चीजें देखेंगे इसमें। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज रहेगी हमारी ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी। तो पहला हमारा पार्ट है, हमने लास्ट यूनिट अगर आपको याद होगी जो हमने इमरजेंस पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी इमरजेंस में, हमने टीबी बॉटमोर के एंटीसीडेंट्स पढ़े थे, ठीक है, कि बायोलॉजिकल एनालॉजी किस तरीके से बिठाई हर्बर्ट स्पेंसर ने। हमने बहुत जगह पढ़ा है, वही पॉइंट है यहाँ पे कि ओरिजिन कैसा होता है सोसाइटी का। जीरो से शुरू होता है। पहले हम सब अलग अलग थे, छोटे छोटे ग्रुप्स वगैरह थे, किसी को एक बड़े सामाजिक ढांचे के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। धीरे धीरे लोग साथ जुड़ने लगे, कुछ साथ रहने लगे, शादियों का सिस्टम आया, इंस्टीट्यूशन का आया, तो ओरिजिन चालू होता है समाज का धीरे 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 करके, किस जिस तरीके से एक जानवर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो एनालॉजी उठाई थी वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से ली थी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ली थी, उनकी जो थ्योरी थी। इसमें ये दो थ्योरीज में ये होता है कि इवोल्यूशन कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता है समाज, उसी तरह जैसे जानवर बढ़ता है उसी तरह समाज भी बढ़ता है, ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। दूसरा पॉइंट बोला था हर्बर्ट स्पेंसर ने कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चीजें समाज में एक्सेप्टेबल हुई, जो ज्यादा लोगों ने मानी, जो चीजों को एक्सेप्ट किया और या इम्पोज करने की शक्ति रखी, वो चीजें सर्वाइव हो पाई। जैसे बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, पहले कोई और धर्म था, फिर इस्लाम आना शुरू हुआ, तो इस्लाम ने उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करा। क्योंकि ये क्यों हो पाया, क्योंकि इस्लाम कन्वर्ट कर सकता था, या तो उसने कुछ रियायतें दी उन लोगों को कि जजिया नहीं देना पड़ेगा तुमको, या जो आपका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी और तरीके का, ये सब रहेगा, आपको हम परेशान नहीं करेंगे, ये सब रहेगा। या फिर उन्होंने अपने ताकत के जोर पे, जंग लड़ने के जोर पे उसके ऊपर उन सब चीजों को जीता, ये हमने देखा। उसी तरह हिंदू धर्म का अगर हम देखते हैं, तो हम अभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम पे। अगर आप बोलेंगे जैसे, तो हम योगा के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं देश को एज अ सॉफ्ट पावर, हम बॉलीवुड के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। तो इसी तरीके से कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता है और ये चेंजेस लाता है सोसाइटी में, ये इवोल्यूशन। यही बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए आपके हर्बर्ट स्पेंसर है, जिन्होंने ये डार्विन की थ्योरी ली और ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चला जाता है आपका, किस तरीके से इवोल्यूशन होता है सोसाइटी का। तो हर्बर्ट स्पेंसर इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। किस तरह समाज को एक जानवर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जीव के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सपोज आप बोल रहे हैं सिंगल सेल, पहले जो आप जू प्लैंक्टन्स हुआ करते थे, मान लीजिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इवॉल्विंग। पहले एक टैडपोल बना, फिर मछली मछली बनी, फिर टैडपोल बना, जमीन पे आया, धीरे धीरे सांप बना, धीरे धीरे मंगूस बना, धीरे धीरे जाके गेंडा बना, बंदर बना, फिर इंसान बना, ऐसे ये इवोल्यूशन हुआ। उसी तरीके से सोसाइटी भी डेवलप करती है, फ्रॉम ट्राइबल टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑलराइट,
और इसकी जब हम पढ़ाई करते हैं, ये सोशियोलॉजी का एक स्कोप है कि किस तरीके से यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, उसके बारे में हमें पता लगाना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं जैसे आपको देता हूँ, जैसे कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि समाज में जो है इवोल्यूशन होता है किसके बेसिस पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, धीरे धीरे, और जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं समाज में उसके हिसाब से समाज इवॉल्व करता है। उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, हम वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये वाली जो इनकी थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया था कि हाउ द सोसाइटी इवॉल्व बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। धीरे 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 जैसे जैसे मोड्स चेंज होते गए, रिलेशनशिप चेंज होते गए हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, और उसी की तर्ज पे धीरे धीरे जाके इवोल्यूशन होता है सोसाइटी का। अभी हम जो है 4th स्टेज पे है कैपिटलिज्म के, आगे 2 स्टेजेस और बची है, ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो वही हम चीजें देखते हैं कि किस तरह इवोल्यूशन हुआ। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। ये समाज अभी भी जो टिका हुआ है वो किस वजह से टिका हुआ है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए काफी, आप ये भी देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल आपके ओरिजिन में कि किस तरीके से, जैसे इंडियन एग्जाम्पल देख देता हूँ मैं आपको एक, कि जनपद जैसे हुआ करते थे, आपने देखा जनपद होते थे पहले, आज से 2000 साल पहले। लेकिन आज क्या है भारत में, आज भारत में एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है, हम वोट डालते हैं। पहले सिर्फ राजा का अधिकार चलता था, राजा क्या बोलेगा वो होगा, अब हम वोट डालते हैं। तो इस तरह से बदलाव आ गए, पर हमने ओरिजिन देखा ना कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आया। अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, केओस मचा होगा, जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियलिज्म हुआ इंडिया में, लेकिन उसके बाद हमने बोला कि नहीं, सबको अधिकार होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ये सारी बातें। ये होता है परसिस्टेंस, कि समाज जो था वो इतने बदलाव के बाद भी टिका रहा, खत्म नहीं हुआ समाज, उसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। उसकी बात करते हैं हम ये वाले टॉपिक में। तो परसिस्टेंस में क्या होता है कि हम ये देखेंगे, ये जज करेंगे सोशियोलॉजी के थ्रू कि सोशल ऑर्डर, समाज में जो रीत चलती आ रही है वो, और कंटिन्यूटी समाज की, कि समाज कभी खत्म नहीं होने वाला। आज ये है, कल कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। आज से 200 साल पहले कुछ और था समाज, बहुत सारी चीजें थी ना, कि भाई महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं है, और छुआछूत इतना ज्यादा फैला हुआ है, एक गोरा हमारे ऊपर राज कर रहा है आके। तो ये सब थी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था देश, ठीक है। आप किंगडम्स वगैरह देखते हैं, ये रियासतें होती थी पहले के टाइम में, तो सब अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग जगह का अलग अलग पासपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आज भारत पूरा एक है। तो वो सब तो बदल गया, सिस्टम बदल गए, लेकिन क्या भारत की जो सभ्यता है वो बदल गई? नहीं बदली। वो बदलेगी कब? आज से 5000 साल बाद जब आप भारत को देखेंगे, तब आप बोलेंगे कि हाँ, काफी बदल गया है चीजें, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, जो हमने पहला पॉइंट देखा। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि धीरे धीरे बदल रही है, इतनी एकदम बहुत ज्यादा क्योस नहीं मच रहा है, चर्निंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है समाज में, सब धीरे धीरे हो रहा है। पर आज जब आप बहुत टाइम के बाद देखेंगे, तब बहुत कुछ बदल चुका होगा देश के अंदर। सोशियोलॉजी स्टडीज द यूनिट ऑफ सोशल लाइफ एंड द फैक्टर्स दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड कंटिन्यूटी। अब ये फैक्टर्स क्या क्या है जो कि जो समाज का जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हैं, और जो कंटिन्यूटी है कि चलता रहे समाज, वो देखते हैं। तो ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे अभी उसके पहले, कि सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सोशल ग्रुप में आपका क्या क्या आ जाएगा? सोशल ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है आपकी, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट एंड शेयर कॉमन गोल्स और आइडेंटिटी। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए स्कूल जाता है, तो उसका सोशल ग्रुप हो गया उसका क्लास, बड़े तर्ज पे देखा जाए तो उसका स्कूल, ठीक है। तो ये उसका सोशल ग्रुप हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसके? फैमिली, पीयर ग्रुप, कास्ट, ये सोशल ग्रुप के एग्जाम्पल है। उनको एक, जैसे कास्ट है जो रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर गोल है ना, इंटरेक्ट कर रही है एक तो आपस में, उनको अपनी जाति के बारे में सब कुछ पता है, और ऊपर से ये है कि भाई उनका एक कॉमन गोल है कि उनको आरक्षण चाहिए इतना प्रतिशत का, तो वो इम्पोज कर सकते हैं अपना पावर, अपना फोर्स दिखा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ता है सोशोलॉजी। दूसरा है आपका कम्युनिटीज, मेरी सोसाइटी, जो मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो मेरी कम्युनिटी है, ये शहर जो है, ये तहसील है जो, ये मेरी कम्युनिटी है। एज एन इंडियन, पूरा देश मेरी कम्युनिटी है। जो मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ वो मेरी कम्युनिटी है, मैं जिस जात से आता हूँ वो मेरी कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटीज हो गई आपकी। तो पीपल लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल एरिया, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है जोग्राफिकल एरिया से कम्युनिटी का। तो जोग्राफिकल एरिया में अगर जैसे मान लीजिए शहर की बात कर लेते हैं अपन, या इंडिया की बात कर लेते हैं, कि एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया हो गया इंडिया। तो अगर मैं और एक और इंडियन फॉरेन में मिलते हैं, तो देन वी नो दैट वी आर फ्रॉम इंडिया, वी कैन टॉक अबाउट इंडिया, वी कैन इंटरेक्ट अकॉर्डिंगली। इंडियन डायस्पोरा देखा होगा आपने, कैसे
सब मिलके साथ में त्यौहार मनाते हैं, अमेरिका में हो या कहीं पे भी, ये इस चीज़ में आता है, दैट्स अ कम्युनिटी। फिर वो बहुत सारी ड्राइव्स चलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं धर्म के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जोग्राफिकल और एक सोशल स्पेस शेयर होना चाहिए। सोशल स्पेस से आपका तात्पर्य ये है जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी, इंस्टाग्राम का जो आपका हैंडल है, जो अगर आपका कोई पेज है इंस्टाग्राम पे, दैट्स योर सोशल स्पेस, वो भी कम्युनिटी का हिस्सा है। कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मान लीजिए आप उसे फॉलो करते हैं, तो आप अगर 1 मिलियन लोग उसे फॉलो करते हैं, तो आप 1 मिलियन लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा है विद अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एग्जाम्पल विलेज, नेबरहुड, ठीक है, किसी ऑनलाइन प्रेजेंस, ये भी आपका इसमें ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशंस आर बेसिकली कम्युनिटीज बट दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हाउ, उनका कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं उसमें, उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तब आप जाके और आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके पूरे एसोसिएशन का। जैसे कि ट्रेड यूनियन, जैसे कि एनजीओ, ये भी कम्युनिटी है, जुड़े हैं साथ में, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर उनका एक शेयर्ड एजेंडा है। वो चाहते हैं, जैसे पेड़ बचाना चाहते हैं, पेड़ बचाओ आंदोलन वगैरह हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, अभी जैसे नीट का प्रोटेस्ट हुआ, उनका एक कॉमन गोल था। तो इस तरीके से ये जब होता है तो ये एक एसोसिएशन बन जाता है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का अगर आप बात करेंगे तो इट्स नॉट अ कम्युनिटी, इट्स अ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु थिंक दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। अदर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक भाजपा एंड कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, दे आर ऑल्सो एन एसोसिएशन। बिजनेसमैन है, अगर आपकी कॉलोनी, आपके घर, शहर में बिजनेसमैन से बोल, तो बिजनेसमैन का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स होगा, दैट इज एन एसोसिएशन, उसके कुछ रूल्स है, कुछ कायदे कानून है, तो ये एसोसिएशन का पार्ट है। जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए, आपके एनजीओ हो गए, पॉलिटिकल पार्टी हो गए, ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है ये, ठीक है, टू क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगला आ गया आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशन में आपके क्या होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स, यानी अपने तरफ से बनाए हुए नॉर्म्स, कायदे कानून, और कुछ वैल्यूज, जैसे सच बोलना अच्छी बात है, खून खराबा नहीं करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पोज करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे ये इम्पोज करने की कोशिश करता है। दीज आर इंस्टीट्यूशंस जो कि आपसे अपने दम पे कुछ बात मनवा सकता है। एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स, ओके, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। मैरिज, किनशिप, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। ये आपसे कुछ काम करवा रहा है, आपके ऊपर कुछ नए मूल्य आपके ऊपर सामाजिक मूल्य थोप रहा है, और इसमें ये ताकत है कि ये आपसे वो काम करवा के रहेगा। नहीं करवाएगा तो आपका बहिष्कार होगा या आपको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा समाज से, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे मर्डर वगैरह हो जाता है, आपने देखा होगा लव जिहाद का केस, या आपने बहुत सारे केस देखे होंगे ऑनर किलिंग के केस, है ना। पॉपुलर कल्चर में तो यही बोला जाता है ना, तो हमें एग्जाम्पल में यही लिखना है, ठीक है। आप इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट में आंसर दे रहे हैं तो आपको वही आंसर लिखना है जो कि आप इसमें देखते हैं। सही फॉर्म में लिखिए, गलत फॉर्म में लिखिए, उससे मतलब नहीं है। अगर न्यूज में आपका लव जिहाद प्रेवलेंट है तो आपको लव जिहाद अगर आप कोट करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपका आंसर चेक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें कोट करना पड़ेगा। ऑल्दो आई नो डिप्लोमेटिक नहीं होता है, बहुत गलत है कहना ऐसा कुछ, पर आपको लिखना पड़ेगा अगर आप इसमें मार्क्स गेन करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम्पल आपको कंटेक्स्ट के साथ देना पड़ता है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये कहना गलत बात है, आप जहाँ पे कंटेक्स्ट लगाना चाहते हो आप ये कह सकते हो कि ऐसा कुछ गलत है। छुआछूत अगर आप बोल रहे हो तो आपको अनटचेबिलिटी लिखनी पड़ेगी वहां पे कि छुआछूत होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ लोगों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है उनकी जाति के साथ, और ये ऐसा, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, और वो उतना नहीं पढ़ने वाला सामने वाला। वो पढ़ेगा तुमने छुआछूत लिखा है वहां पे या नहीं लिखा। तुम वो वहाँ पढ़ेगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेगा, वो कि लिखा है कि इनने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, ये लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ओके, तो ये सब होता है, ये लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है आपके, ये जो नॉर्म्स और वैल्यूज है, रोल्स है आपके ऊपर, ये थोपते हैं। एक आदमी हूँ जैसे मैं हूँ, तो मुझे, मेरे ऊपर परिवार का अगर सोशल इंस्टीट्यूशन लेकर आए तो मेरे को एक बेटे का कर्तव्य निभाना है, शादी का लेकर आओगे तो एक पति का कर्तव्य निभाना है, ठीक है। अगर आप मुझे अगर आप सोसाइटी एज अ होल का लेकर आओगे तो मेरे को एक सिटीजन का निभाना है देश में। ओके, तो ये सब चीजें मेरे ऊपर रोल है जो इम्पोज करे गए। एस्टैब्लिश सिस्टम्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज
दैट फुलफिल बेसिक सोसाइटल नीड्स। और ये कुछ सोसाइटल नीड्स भी फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए शादी होगी तो जो आपका एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है समाज में, इतना वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लोगों के सेक्सुअल नीड्स जस्ट पूरे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद इनहेरिटेंस का राइट्स मिल जाएगा, तो भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने में भी आदमी हिचकिचाएगा नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा, क्योंकि वो श्योर रहेगा कि उसके मरने के बाद, उसके चले जाने के बाद जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसी के परिवार को, उसी के खून को मिलेगी, तो वो इतना सुरक्षित फील करेगा, इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो एक सोसाइटल नीड भी पूरी हो रही है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपका बात करता है सोशियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन, अब ये स्ट्रक्चर्ड एंटिटी रहती है, डिफाइंड रोल्स रहते हैं, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट हो गया, एक ऑफिस बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड आपका रोल है, डेजिग्नेशन है, आपको उस हिसाब से काम करना है। आपके नीचे 4 लोग हैं, आपके ऊपर 10 लोग हैं, आपको अब उनसे डील करना है, आप उनसे डील करोगे पावर डायनामिक्स के दम पे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे डिफाइंड रोल्स रहते हैं, हायरार्की रहती है और कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आपको अपनी फाइल खत्म करनी है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपको इनपुट्स देने हैं, आपको रिजल्ट्स देने हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो स्कूल्स, कॉर्पोरेशंस, हॉस्पिटल्स, ये इसके एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन के। पागल खाना भी होता है, मेंटल, पहले के टाइम में मेंटल असाइलम भी एग्जांपल दिया जाता था, अब क्योंकि मेंटल असाइलम हट गए हैं देश में से, तो अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट देखता है, सोशल रिलेशनशिप, क्या ये परसिस्टेंस में काम आती है कि भाई सोशल रिलेशनशिप के दम पे समाज टिका हुआ है? तो जी हाँ, टिका हुआ है। अगर मैं आज चला जाऊँ अपने स्कूल, अपने टीचर से बदतमीजी करूँ बहुत, तो समाज का वो ढांचा जो कि बाकी स्टूडेंट्स वो टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ, इसकी रिस्पेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो नहीं करते, क्यों, मतलब नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना, जो रिलेशनशिप है उसमें डेवियंस आ गया एक तरीके से, तो उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल रिलेशनशिप, जैसे अगर मान लीजिए आप बाहर सड़क पे देखते हैं कि एक लड़का दारू के नशे में अपने माता-पिता को मार रहा है, तो आप उससे सही बोलेंगे या गलत? अब भले ही कुछ भी कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप ऑन द स्पॉट उसे गलत ही बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ चला गया। सोशल रिलेशनशिप जो समाज में आम तौर पे देखे जाते हैं, उसके खिलाफ चला गया कि हमें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनसे आदर से बात करना है, हमें उनका ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों से दूर चला गया, वो माता पिता को मार रहा है, तो गलत हो गया समाज के लिए। कोई और देखेगा तो हो सकता है कि अराजकता इस तरह से फैले कि लोग और भी लोग ये करने लगे। तो ये हम सोशल बिहेवियर की भी इसमें चर्चा करते हैं कि क्या ये सोसाइटी को मजबूत करता है सोशल चेंज, ये सोशल बिहेवियर किसी इंसान का, या खराब करता है। Patterns of interaction between individuals and groups that forms a basis of social life. एग्जाम्पल पेरेंट चाइल्ड, स्टूडेंट टीचर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये सारे रिलेशनशिप्स भी आते हैं स्कोप के अंदर। तो स्कोप में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, और किस तरीके से वो सोसाइटी जिस तरह की है वो उस तरह से टिकी रहती है। ठीक है, एमएल दरखाइम जो है आपके थिंकर, वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल फैक्ट जो है, ये जो है ये रेगुलेट करते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर समाज में, और दूसरी बात ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। मैं पुलिस स्टेशन में जाके कुछ क्राइम नहीं कर सकता, तो मेरा सोशल ऑर्डर जो सोशल बिहेवियर है वो रेगुलेट हो गया। ठीक है, मुझे एक वहाँ पे सभ्यता मेंटेन करके रखनी है, मुझे वहाँ पे लोगों को जो पावर में है, जो अथॉरिटी में जो आप बैठे हैं पावर में लोग, उनको रिस्पेक्ट देनी है। पर मैं उनके साथ अभद्रता तभी कर सकता हूँ जब वो मेरे साथ अभद्रता करें, ये मेरा नेचुरल राइट है, तो इसका अधिकार भी समाज मुझे देता है कि कोई तुमसे कुछ गलत बोले, तुम भी उससे गलत बोल सकते हो। लेकिन कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट चेंज होती रहती हैं चीज़ें, ये चीज़ें इसके अंदर आती है, दरखाइम इसी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, जो लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, वो है सोशल चेंज। कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में जो सोशल चेंज है आपका, ये कैसे कंसर्न है एक। ठीक है, ये कंसर्न है सोशियोलॉजी का कि हमें सामाजिक बदलाव देखना है, कि हमें समाज में समझना है कि जो बदलाव आ रहा है वो सही बदलाव है, अच्छा बदलाव है, बुरा बदलाव है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसमें हम एग्जांपल्स बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है, सोशियोलॉजी ऑल्सो एग्जामिन्स द प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल स्टेबिलिटी एज वेल एज सोशल चेंज। समाज का ठहराव क्या सही है, और समाज में जो बदलाव आ रहा है किसी भी कारणवश, क्या वो सही है, हम इनकी बात करते हैं सोशल चेंज के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है, या तो समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, सोशल चेंज आ रहा है, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो समाज उसे झेल जाएगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, या समाज में एक निम्न क्षण के लिए, छोटे से मोमेंट के लिए कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है जिससे समाज पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम ये भी देखेंगे किस तरीके से ये चीजें होती है।
पहली चीज है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में आता है कि एक इंसान कैसे समझता है कि मुझे समाज में किस तरह एक्ट करना है, ये सोशलाइजेशन का हिस्सा है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है स्कूल का। ओके, स्कूल। बच्चा सबसे पहले स्कूल में जाके सीखता है कि मुझे कैसे एक्ट करना है समाज में। बड़ों से आदर से बात करनी है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। काम सही से नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा। दोस्तों से अच्छे से व्यवहार करना है, प्यार से बात करनी है, सबसे किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। ये सब चीज़ें बच्चा स्कूल में सीखता है, और वही बाद में जाके धीरे-धीरे अपने समाज में जब आगे ज़िंदगी में बढ़ता है, वहाँ अप्लाई करता जाता है। ये सोशलाइज़ेशन का है सिस्टम। मुझे अगर मंत्र जाप करते आता है, भगवान की पूजा करते आती है, तो ये मैंने कहाँ देखा? ये मैंने मेरे घर में देखा कि मेरे माता-पिता किस तरीके से भगवान की पूजा करते थे, मेरी दादी किस तरीके से भगवान की पूजा करती थी। फिर मेरे माता-पिता मुझे मंदिर ले गए। उन्होंने वहाँ समझाया कि जूते उतार के मंदिर जाना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, अपना फूल वगैरह अर्पण करना, प्रसाद लेना उनसे, ठीक है? दान करना वहाँ पे, ये सब चीज़ें सीखी। ये भी सोशलाइज़ेशन का हिस्सा है। इससे आप ये समझते हैं कि आपको आपका धर्म किस तरह से करना है। धार्मिक बातें करते हैं लोग घर में, कि धर्म किस तरीके से फ़ॉलो करना है, ये भी सोशलाइज़ेशन में आता है। ये अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ें भी आती है सोशलाइज़ेशन में। किसी ने मेरे को सिगरेट पीना सिखा दिया, किसी ने मेरे को दारू पीना सिखा दिया, ठीक है? किसी ने मेरे को चेन खींचना सिखा दिया। अब मैं चोरी किए बिना नहीं रह पाता, मुझे सबसे आसान काम यही लगता है कि मैं किसी का चेन चुरा लूँ। तो ये भी सोशलाइज़ेशन का हिस्सा है। तो अच्छा सोशलाइज़ेशन भी और बुरा सोशलाइज़ेशन, दोनों ही समाज का हिस्सा है। अब एक जो है वो समाज एप्रिशिएट करता है एक बदलाव को, लेकिन एक बदलाव को नहीं करता। इससे गलत बदलाव आ रहे हैं समाज में, चोरी-चकारी करने से और आपके गलत काम करने से। लेकिन पूजा-पाठ करने से, लोगों की बात सुनने से, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने से अच्छे बदलाव आ रहे हैं। तो सोशलाइज़ेशन इस तरीके से काम करता है। दूसरा है आपका सोशल कंट्रोल। ये कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ तरीके होते हैं सामाजिक, जो एक इंसान को मजबूर करते हैं कि आपको इस तरीके से एक्ट करना है। शादी में अगर मैं बॉक्सर्स में चला गया, किसी की शादी हो रही है, मुझे बुलाया है, मैं बॉक्सर्स में चला गया, अंडरवेयर में चला गया वहाँ पे, लोग हंसेंगे, बोलेंगे गलत है, ये डेविएंट्स है। कुछ लोग हो सकता है वो इतने उग्र हो जाए कि वो मारे मुझे वहाँ पे, हो सकता है गालियां दें कि ये क्या तरीका है, ऐसा कौन आता है, वगैरह वगैरह। ये चीजें हैं आपकी सोशल कंट्रोल में आती है। एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, शादी में अगर जा रहे हो तो भाई शेरवानी पहन के जाओ, सूट पैंट पहन के जाओ। ऑफिस में आप तैयार होके जाएंगे, अपना आई कार्ड लेके जाएंगे, अपनी प्रॉपर फाइल्स लेके जाएंगे। ये ऑफिस का सोशल कंट्रोल है आपके ऊपर। तो कुछ फॉर्मल तरीके हैं, कुछ इनफॉर्मल तरीके हैं। फॉर्मल तरीके जैसे मैंने बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर इज अ फॉर्मल तरीका कि सोशल कंट्रोल आपके ऊपर इम्पोज कर रही है सरकार। कुछ आपके सामाजिक लॉ भी होते हैं, जैसे कि एक लॉ बताता हूं मैं आपको, इंसेस्ट टैबू। आप अपने ही परिवार में शादी या शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आप अपने किसी परिवार में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, आप अपने परिवार में अगर वो करते हैं, अगर आप ऐसा, तो समाज की नजर में गलत है वो। तो ये इंसेस्ट टैबू कहलाता है। ये एक तरीके का सोशल कंट्रोल है समाज का, कि भले ही तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम अपने ही परिवार में अपनी बहन या अपने कजिन्स या अपने भाई, इनके साथ आप शारीरिक रिश्ता नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। तो ये हर जगह पे है, पर कुछ जगह पे थोड़ी रियायत होती है, जैसे कि कजिन मैरिजेस आर अलाउड। हम ये इस्लाम में तो देखते ही हैं, हम हिंदुओं में भी देखते हैं, जो विंध्या के नीचे की तरफ है, जो साउथ में जो हिंदूज हैं, दे कैन मैरी इन देयर कजिन्स ऑल्सो। जैसे कजिन्स में भी, लेकिन स्पेसिफिक है उसमें कि आपके मामा की लड़की होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं, आपके मान लीजिए आपकी मम्मी और उनके भाई, आपके मामा की एक लड़की है और आप एक लड़के हैं, आप लोग शादी की, तो यू कैन मैरी, इट इज प्लॉजिबल, ठीक है। अदर थिंग इज प्लॉजिबल इज दैट अ मामा कैन मैरी हर भांजी, दैट इज ऑल्सो प्लॉजिबल। लेकिन बहुत सारी जगह नॉर्थ इंडिया में प्लॉजिबल नहीं है, तो वहां पे टैबू माना जाता है, पर साउथ में इट इज प्लॉजिबल। तो हम ये चीजें देखते हैं। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है, जैसे सोशल कंट्रोल का, गोत्र एक्सोगेमी। ये भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। गोत्र एक्सोगेमी में क्या होता है, आप अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते। आपको अगर शादी करनी है तो आपको दूसरे गोत्र में करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसमें भी इंसेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि भाई एक गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं आपस में, भले ही वो आपस में एक दूसरे का नाम ना जाने, कुछ ना करे, लेकिन वो भाई बहन होते हैं। अब कल्चरली भी गलत है, साइंटिफिकली भी अब धीरे धीरे प्रूव हो रहा है कि गलत है, पर कुछ जगहों पे नहीं होता है। तो सिस्टम्स है, अलग अलग चीजें डेवलप हुई है, तो ये कंट्रोल करने का तरीका है। अब इसमें सर्वेलांस आता है, जैसे आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं,
सीसीटीवी लगाने से आपको पता है कि सीसीटीवी अगर लगा हुआ है तो अगर चोर चोरी करने की इच्छा है उसकी तो भी वो नहीं करेगा, किसी को सिग्नल तोड़ने की इच्छा है तो नहीं करेगा। चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये सोशल कंट्रोल है एक तरीके से। अगला पॉइंट आता है कोऑपरेशन। एक बड़ा गोल अचीव करना है अगर आपको, तो आपको दूसरे इंसान का हाथ पकड़ना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, आपको अपना वहां पे दमखम दिखाना पड़ेगा। हमने प्रोटेस्ट का देखा, सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर को लेकर, उसमें वो कोऑपरेशन था, बहुत सारे लोग, अलग अलग गुट के लोग आए, अलग अलग सोच रखने वाले लोग आए। उसमें कुछ लोग राइट विंग भी थे, लेकिन वो पर प्रेजेंट सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये जो प्रॉब्लम थी वो रियल लगी, जेन्युइन लगी कि भाई नहीं, पेपर सही में लीक हो रहे हैं, गलत हो रहा है ये तो हमारे साथ भी, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। और कुछ लोग थे वो ऑलरेडी सरकार के अगेंस्ट थे, वो लोग तो आ ही गए वहां पे, ये भी देखा हमने। तो क्योंकि इन्हें कोऑपरेट करना था एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो इवन द एनिमीज दे केम टुगेदर, दैट आल्सो कम्स अंडर सोशल सोशियोलॉजिकल स्कोप। तो हम ये देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन। इससे हमें ये तो देखने को मिला कि भाई सोशल इंटीग्रेशन तो हुआ इन लोगों का, दो अलग अलग एनिमी ग्रुप भी थे तब भी सोशल इंटीग्रेशन तो देखने को मिला हमें। हम जो इंडिया में ब्रदरहुड की बात करते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने ओथ करी होगी बचपन में, स्कूल में होती थी, वो एक्चुअली ये है। भारत में अगर इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग जातियां हैं, अलग धर्म है, अलग एंथ्रोपोलॉजिकली देखें तो अलग अलग रेसेस हैं, मोंगोलॉइड्स, द्रविडियंस, ककेशियंस, सब रहते हैं भारत में। अलग भाषाएं हैं, अलग खाना खाने का अलग तरीका है, खान पान का तरीका अलग, कपड़े पहनने का तरीका अलग। अगर हम ब्रदरहुड की बात नहीं करेंगे, ब्रदरहुड हमारा कॉमन गोल है, हमें देश को बचाए रखने के लिए, देश की सभ्यता को बनाए रखने के लिए ब्रदरहुड बना के रखना है आपस में एक दूसरे से। हम इसमें लेकर आते हैं टॉलरेंस को, हम ये एक वैल्यू है आपकी जो कि आपको बताती है कि नहीं भाई, होता है, बहुत सारे लोग अलग होते हैं हमसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनके ऊपर चढ़ जाएंगे और उनसे लड़ाई लड़ने लगेंगे। होता है, वो अपना जी रहे हैं, आप अपना जियो। तो ये टॉलरेंस का इसमें सहिष्णुता जो है वो आ जाती है लोगों में, ये कोऑपरेशन के दम पे होता है। फिर आता है कंपटीशन। अब हर जगह कोऑपरेशन नहीं होता, कहीं कहीं कंपटीशन भी होता है। आपस में दो ग्रुप लड़ पड़ते हैं सामाजिक तौर पे, जैसे कि इलेक्शंस में हम देखते हैं दो पार्टियां आपस में एक दूसरे को कैसे लड़ती हैं आपस में एक दूसरे से। हम देखते हैं कैसे प्रमोशन के लिए एक आदमी दूसरे आदमी का हक मार लेता है। हम देखते हैं कि कैसे अमीर गरीब का फायदा उठा रहा है, कैसे गरीब अमीर को बेवकूफ समझता है। हम ये सारी चीजें देखते हैं। ये आता है कन्फ्लिक्ट में और कंपटीशन में। इसकी बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, हमने यही बात करी थी ना, सोशल कन्फ्लिक्ट की जो बात करी थी कार्ल मार्क्स की, वो यही है कि भाई चीजें लिमिटेड है समाज में। करप्शन भी कम, करप्शन ऑल्सो कम्स अंडर कॉम्पिटिशन। करप्शन ये थोड़ी है कि मैं किसी को जबरदस्ती घूस दे के कुछ काम करवा रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भैया मेरा काम इससे पहले होना चाहिए। तो कंपटीशन तो हो गया ना सामाजिक तौर पे। आरक्षण भी वही है, कंपटीशन चल रहा है, लिमिटेड सीट्स है गवर्नमेंट में, लेकिन भाई इसी के लिए जंग हो रही है कि भाई हमको ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए सीटों पे आने का। तो ये बात है कंपटीशन में। तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स स्ट्राइविंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज विदाउट अ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे अब डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही है। अगर किसी को आरक्षण चाहिए, अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, कोई और है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है, अगर वो आके लड़ाई लड़ रहा है मुझसे कि नहीं नहीं तुम कैसे अधिकार ले लोगे, तो मैंने बोला भाई मैं थोड़ी ले रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप सरकार में जाके बात करिए, मैंने आपका पर्सनली अधिकार थोड़ी मारा है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है हमारा। हो सकता है हम अगर यहाँ इस सिचुएशन से बाहर चले जाए तो हम अच्छे दोस्त भी हों, लेकिन यहाँ पे हमारा एक टसल है, हमारा एक कॉम्पिटिशन है। तो ये वाली स्टडीज भी करता है सोशियोलॉजी। कन्फ्लिक्ट, यही वाला पॉइंट आ गया जो बात चल रही है। यहाँ पे कंपटीशन में जो है आपका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, कन्फ्लिक्ट में आपका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे आमने सामने खड़े हैं दो लोग। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास कन्फ्लिक्ट की। हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, इनके बीच लड़ाई चल रही है, कार्ल मार्क्स ने जो बताया था वो। उसके बाद सरकार ने जैसे विरोध, सरकार कुछ पॉलिसी लेकर आई, लेकिन फार्मर्स ने उसका पुरजोर प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शाहीन बाग में हमने आंदोलन देखा, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हम इसका जो एक विकराल रूप देखते हैं, ये हम देखते हैं किस रूप में, हम देखते हैं इसे टेररिज्म के रूप में, कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से को गलत समझते हैं तो उनके ऊपर वो अटैक कर देते हैं, ये हमने चीजें देखी, ठीक है। तो इसमें भी जनहानि होती है, एक देश दूसरे देश को गलत समझता है तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वॉर्स में होता है। ये कन्फ्लिक्ट है, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और इसकी वजह से भी सोशल चेंज आता है। आप देखिए कि युद्ध चल रहा है कहाँ, ईरान में, पेट्रोल का प्राइसेस भारत में बढ़ गए,
तो इम्पैक्ट हो रहा है ना समाज में। उसकी वजह से अब समाज में क्या हो रहा है, लोग कम पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर मारा मारी चल रही है, बोल रहे हैं कि E20 मत दो हमको, ये हमारा माइलेज खत्म हो रहा है। सरकार लेकिन पुश करना चाहती है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि अगर लड़ाई इतनी चलती रहेगी तो भाई हम पेट्रोल लाएंगे कहाँ से, सरकार भी कहाँ से लाएगी पेट्रोल। तो इसलिए इथेनॉल का प्रमोशन हो रहा है। ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं सोशोलॉजिकल परव्यू में। ओपन स्ट्रगल दिया है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन में आपका क्या था, डायरेक्ट स्ट्रगल नहीं था, इनडायरेक्ट स्ट्रगल था। आपस में कोई लड़ाई नहीं है मेरी और किसी और की, उसकी लड़ाई सिस्टम से है, समाज से है डायरेक्ट। वो अपने हिसाब से कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज को पाने के लिए वो अपनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी लड़ाई सीधे उससे है, आमने सामने हम लोग। बंटवारा हो गया, जैसे कई जगहों पे बंटवारा होता है, कॉलोनीज में लड़ाई होगी, धर्मों की लड़ाई हो गई, जातियों की लड़ाई हो गई, कि भाई लड़ लिए सही में, मर गए लोग, टेररिज्म हो गया, ये सब इसमें आता है। बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ओवर पावर, रिसोर्सेज एंड इंटरेस्ट, ऑफन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। और इसकी वजह से बदलाव आता ही है। आपने देखा होगा किस तरीके से जब भाजपा आई तो काफी समाज में बदलाव आया। अब जब भाजपा इतने समय से टिकी हुई है तो अभी जो समाज है वो और बदलाव चाहता है, तो वो बोल रहे हैं कि आप इनको हटा के दूसरे ले आएंगे, मान लीजिए। तो ये ऐसे बदलाव आते आते जाते हैं। पहले कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद फिर जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद भाजपा आई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर अब भाजपा आ गई। अब इसके बाद हो सकता है फिर कुछ और आ जाए, या हो सकता है कि यही मेंटेन रहे अगर सोशल ऑर्डर सही चल रहा है तो। अपने आप चेंजेस बदलते रहते हैं, और हम इसकी भी बात करते हैं सोशियोलॉजी में। अगला पॉइंट है आपका डेवियंस। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं बॉक्सर पहन के ऑफिस चला जाता हूँ या शादी में चला जाता हूँ, तो मैं एक डेविएंट हूँ। अगर मैं समाज में जाकर तलवार चलाने लगता हूँ, किसी को चाकू मार देता हूँ, तो मैं एक डेविएंट हूँ। मैं अगर एक धार्मिक सभा में जाके अभद्र गालियां देने लगता हूँ किसी को, पंडित जी को मान लीजिए, मैं एक डेविएंट हूँ। मैं समाज की मूल धारा से दूर जा रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है डेविएंट बिहेवियर का आज के टाइम पे। अगर सबसे रेलेवेंट आपको एग्जाम्पल देना है तो आप दीजिएगा LGBTQ का। ये सामाजिक का जो समाज का जो मूल आधार है, जो बोलते हैं कि एक पुरुष और एक महिला को शादी करनी चाहिए आपस में, या सेक्सुअल रिलेशनशिप एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही हो सकता है, ये इसे चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं हम नहीं मानते, या तुम नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। इनके अलग प्रोनाउंस हैं, इन्होंने तरीका निकाला नए प्रोनाउंस का, ठीक है, ही शी दे देम। ठीक है, आपने ये सब चीजें देखी। फिर आपने देखा ये लोग शादी करने का अधिकार मांग रहे हैं, भारत में अभी बहुत चल रहा था केस, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस सुना होगा आपने। नवतेज सिंह जौहर का केस हुआ था ये इन सुप्रीम कोर्ट, और इसी में आपका जो है आपका 370 जो आपका, ठीक है, सॉरी सेक्शन 377 ये हटाया गया था। सेक्शन 377 जो है आपका इंडियन पीनल कोड का, IPC का, वो हटाया गया था इसमें, कि भाई जो आपका होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है वो गलत नहीं है। तो ये भी सोशल चेंज लेकर आते हैं ऐसे लोग। और बदलाव जब आता है भाई इतना बड़ा, जब ये कम्युनिटी को ये सपोर्ट करते हैं तो इतना बड़ा बदलाव आता है समाज में कि हाँ, धीरे धीरे एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन फिर हम एक्सेप्ट करने भी लगे। अब फिर पिक्चरें बनती हैं इसके ऊपर, हम बहुत सारी मूवीज भी देखते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल है दोस्ताना करके एक मूवी आई थी, उसने ये बात शुरू कर दी कि भाई क्या गलत है, अगर अगर कोई गे रिलेशनशिप है, एक आदमी को दूसरे आदमी से है इंटरेस्ट, तो आपको क्या समस्या है, आप अपना काम करिए, कोई आपकी शादी में तो नहीं घुस रहा है ना, तो आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। तो इसकी वजह से सामाजिक बदलाव आया, डेवियंस क्रिएट करने की वजह से। तो डेवियंस की भी स्टडी करी जाती है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है अगर आप लिखना चाहें तो इसमें इंटरकास्ट मैरिज जो है आपकी, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज भी इसी में आती है, क्योंकि आप अपने सामाजिक जो विचारधारा है, जो प्रबल विचारधारा है आपके समाज की, उससे विरुद्ध जा रहे हैं, उससे कटने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम किसी दूसरी स्ट्रीम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेवियंस बिहेवियर दैट वायलेट्स एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स एंड मे इनवाइट सोशल सैंक्शन। सोशल सैंक्शंस लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऑस्ट्रेसाइजेशन हो जाता है कि भाई तुम नहीं आओगे हमारे यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, ये शादी में तुम अलाउड नहीं हो, ये धर्म सभा में तुम अलाउड नहीं हो, होता है ना ये सब। तो ये भी होता है डेवियंस होने से। ऑफिस में अगर तुम बॉक्सर पहन के चले गए तो बॉस निकाल देगा ऑफिस से। सोशल मूवमेंट्स होते हैं। अब जैसे LGBTQ में अगर हम एग्जाम्पल लेकर आए तो प्राइड परेड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसी की जगह अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक और आ जाएगा आपका करनी सेना, ठीक है, VHP, बजरंग दल। ये लोग क्या बोलते हैं, भाई ये सब पागलपन है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, समाज की विचारधारा ही नहीं है।
तो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, प्रो भी हो सकते हैं, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जो कंजर्वेटिव सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं जो समाज में चल रहा है वो चलता रहे, कुछ भी बदलाव ना आए। और जो आपके लिबरल सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो समाज में चल रहा है भाई वही तो गलत है, उसे हमें बदलना है। तो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता, दोनों के थॉट्स अलग हैं और दोनों ही समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अपनी तौर पर। तो ऑर्गेनाइज कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट और रेजिस्ट सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट। ओके गाइस, तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको दिए। आप और भी एग्जांपल बना सकते हो, जिसमें एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, एक अच्छा एग्जांपल देते हैं जिसको हम सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम गांधी का। गांधी आप सबको पता ही है, महात्मा गांधी हमारे। गांधी जी का एग्जांपल हम दे सकते हैं सोशल मूवमेंट में, डेविएंस में, कन्फ्लिक्ट में और सोशलाइजेशन में। ठीक है, गांधी जी का सोशलाइजेशन जो हुआ, उन्होंने उनके साथ उनके ऊपर जो बीती कि उनको ट्रेन से उतार दिया गया वगैरह वगैरह, और फिर उन्होंने नेटल कांग्रेस बनाई वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में। वहां पे उन्होंने बोअर मोमेंट्स और बोअर वॉर में अपना जो योगदान दिया। उसके बाद फिर उन्हें केसर हिंद का टाइटल मिला और भारत आए, भारत में लोगों ने उन्हें काफी प्यार दिया। यहाँ भी उन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि क्या जो मैंने साउथ अफ्रीका में किया क्या मैं वहाँ यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये उनका सोशलाइजेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था कि हम इसे लेकर आते हैं कोऑपरेशन में। इन्होंने कोऑपरेट किया किन के साथ? किसानों के साथ। किसानों के साथ किया इन्होंने, चंपारण में खेड़ा मिल जो था आपका, वहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ किया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स में वहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ किया इन्होंने कोऑपरेशन। उसके बाद कांग्रेस के साथ कोऑपरेशन किया कि भाई पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट मार्च में लोगों के साथ कोऑपरेट किया, जिन लोग जो बेचारे नमक बनाते थे उनके ऊपर कुछ कार्यवाही ना हो, तो इस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट किया, उनसे बात करने की कोशिश करी, वार्तालाप करने की कोशिश करी। तो हम कोऑपरेशन में भी देखेंगे। कन्फ्लिक्ट भी इनका डायरेक्ट था किससे? ब्रिटिशर्स के साथ कन्फ्लिक्ट भी आ गया। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। कन्फ्लिक्ट तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि अगेंस्ट लड़ रहे थे, कन्फ्लिक्ट आ गया। डेवियंस, उस समय की जो मूल विचारधारा थी, डेवियंस भी दिखाते हैं गांधी जी कि लोग बोल रहे थे कि भाई जो हम तो बड़े लोग हैं, हमको क्या समस्या है, अंग्रेज तो हमारे साथ ही है, हम ही उनका बिजनेस कर रहे हैं, हम ही उनके यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, तो आप क्यों नेता बन रहे हैं जी। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, ये गलत है, हमें देश को आजादी दिलाने के लिए इस विचारधारा से दूर होना चाहिए। तो उन्होंने डेवियंस का भी, वो डेविएंट भी हमें दिखते हैं उस समय के हिसाब से। गांधी जी इज डेविएंट। एनार्किज्म में बिलीव रखते थे, वो बोलते थे सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, जो आज का जो सिस्टम है पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। एनार्की में बहुत बिलीव रखते थे गांधी जी कि जो अभी जो चल रहा है, जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम है गवर्नमेंट में जो चल रहा है सरकार में, वो सब खत्म हो जाना चाहिए और एक नया जो है गांव से निकल के एक नया समाज हमें तैयार करना है। लिटिल विलेज रिपब्लिक्स कहते थे गांधी जी उन्हें। तो वो सारी चीजें हमें लेकर आनी है। तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं डेविएंस में। इसके बाद अगर आप बोलेंगे सोशल मूवमेंट्स, तो आपने देखे ही कितने सारे सोशल मूवमेंट्स करे गांधी जी ने। हर चीज का एक अलग अप्रोच था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अप्रोच था, खिलाफत का अलग अप्रोच था, सिविल डिसोबीडियंस का अलग अप्रोच था, क्विट इंडिया मूवमेंट का अलग अप्रोच था, खेड़ा मिल स्ट्राइक्स का अलग था, चंपारण का अलग था। हर चीज एक नई प्लेबुक लेकर आए गांधी जी। हर जगह उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश करी कि आप ये गलत कर रहे हैं और हमें इसमें बदलाव चाहिए। और उनके इस सोशल मूवमेंट्स की वजह से हमें देखने को मिलता है क्या? हमें देखने को मिलता है सामाजिक बदलाव। अब आपको इसमें एक और आइडिया होगा, पूना पैक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा। पूना पैक्ट था, अंबेडकर जी के साथ किया था गांधी जी ने। ठीक है, पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में, जहां पे अभी हमने बात करी कि गांधी जी जो थे वो प्रो चेंज थे, पूना पैक्ट में गांधी जी अगेंस्ट द चेंज थे। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भाई जो आपके हरिजन समाज है जो, वो हिंदू समाज से दूर हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी से बैठ के बात करी कि नहीं, आप समझिए कि कैसे किया जा सकता है। तब एक नया पूना पैक्ट लेकर आते हैं अंबेडकर जी, और वो वहां पे बात होती है कि नहीं, ठीक है, हम एग्री करते हैं कि इन्हें जो है आपके वंचित वर्ग हैं इनको भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए और रिजर्वेशन देना चाहिए इन द हिंदू इलेक्टोरल सिस्टम। जहां से जो दो इलेक्टोरल सिस्टम्स हो गए थे भाई, है ना। अब वो इलेक्टोरल सिस्टम में जो है एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनने को तैयार था। किनके लिए? आपके अनटचेबल्स और ये हरिजन समाज के जो उस समय लोग हुआ करते थे उनके लिए। पर गांधी जी ने उसे मना करने की कोशिश की, उन्होंने वो रेजिस्ट करने की कोशिश करी उस चेंज को। वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है।
तो अब ये सारे पॉइंट्स आप देखिए, कितने सारे पॉइंट्स मैं एक आदमी से निकाल सकता हूँ, आप भी किसी से भी निकाल सकते हैं, आप जिसके वो रिवर करते हैं आप किसी से भी कुछ भी पॉइंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत आसान है सोशियोलॉजी में। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये सारी तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। बस अब हम इसका एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो इसका कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा। तो हम इसमें सिर्फ थिंकर्स की बात करेंगे, और तो आप कोई भी 3 थिंकर्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कार्ल मार्क्स लिया है, जिन्होंने बोला था क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज होता है, पहली चीज। दूसरा एम एल दरखाइम, जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल इंटीग्रेशन और सॉलिडारिटी जो है ये बेसिस है सोशल ऑर्डर का। आपस में भाईचारा जो है सॉलिडारिटी है, जो डिपेंडेंस का सिस्टम है लोगों के ऊपर, और सोशल इंटीग्रेशन कैसे लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, यही सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, डरखाइम ये कहते हैं। तीसरे आपके आते हैं मैक्स वेबर, जो कि आइडियाज, वैल्यूज और लीडरशिप की बात करें। लीडरशिप में एग्जांपल मैंने दे दिया है गांधी जी का, उन्हीं के आइडियाज मान लीजिए आप, अहिंसा का आइडिया, और कैसे ये आइडियाज जो है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में निखर के आते हैं। ठीक है, तो ये बस मेरे को ये बताना था आपको, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दिए, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये वाला टॉपिक जो है खत्म होता है, ये सॉरी नॉट टॉपिक, ये वाला लेक्चर खत्म होता है। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिकली हम बात करेंगे उसमें क्या क्या हम चीजों में जो है सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, एरियाज क्या क्या है, हम किस किस चीजों में बात करते हैं सोशियोलॉजी की, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बस ये देखा कि सोशियोलॉजी को किस चीज की चिंता है, वो किस बारे में सोचता है और किस बारे में काम करता है, जो कि आपकी ओरिजिन, परसिस्टेंस एंड सोशल चेंज, ये 3 चीजों के बारे में सोशियोलॉजी सोचता है। अब हम देखेंगे कि ये किस जगह पे काम करता है। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन लेकिन कमेंट जरूर करिए, इससे मुझे बहुत फायदा होता है और आपको भी, मुझे फायदा होगा तो मैं आपके लिए और अच्छी चीजें ला पाऊंगा। कमेंट करने से सिर्फ एक चीज होती है कि मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अच्छा बोलिए, बुरा लग रहा है या आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके जो मैंने यहाँ बताया या समझाया, तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछिए। ओके गाइज, so with this I'll take your leave. Adios and bye bye.